माइक चेक चेक चेक। लाइफ ओके, आवाज थोड़ा कम कर दे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम लोग वर्किंग कैपिटल का अगला यूनिट देख रहे हैं जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल। इस चैप्टर में हमें ढूंढना पड़ता है कि वर्किंग कैपिटल कंपनी के पास में कितने पैसे का होना चाहिए, यानी कि हाउ मच अमाउंट वी रिक्वायर टू ब्लॉक इन वर्किंग कैपिटल, ये हमें करना पड़ता है। सो ये कॉन्सेप्ट है और इस चैप्टर में हमें करना है कि ऑपरेटिंग साइकिल के नंबर ऑफ डेज हमें ढूंढना पड़ता है। सो ये दो चीजें इस चैप्टर में, इस पर्टिकुलर यूनिट में करना है। आईसीए का मॉड्यूल मेरे सामने है इस वक्त। मैं सबसे पहले आपको ऑपरेटिंग साइकिल कैसे निकालते हैं वो समझाता हूं। देखो दोस्तों, ऑपरेटिंग साइकिल निकालने के लिए लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी शुगर केन फैक्ट्री। शुगर केन फैक्ट्री में डायरेक्टली जो शुगर केन आता है वो उसको डायरेक्टली फैक्ट्री में नहीं घुसेड़ते हैं। हम लोग फार्मर से शुगर केन लाते हैं, उसको स्टॉक में कुछ समय के लिए रखते हैं और स्टॉक में रखने के बाद में कुछ समय के, ऐसा नहीं होता कि हमने शुगर केन लाया और घुसेड़ दिया, लाया, ऐसा नहीं होता, क्योंकि शुगर केन एक सीजनेबल आइटम है जो फार्मर के पास में कुछ समय के लिए उपलब्ध होता है, इसलिए फैक्ट्री उसको कई महीनों पहले खरीद कर रखती है। तो लाते हैं, उसको वेयर हाउस में स्टॉक करते हैं। हो सकता है 1 महीने 2 महीने वो वेयर हाउस में स्टॉक किया हुआ है। उसके बाद में ये होता है कि वहां से वो आता है फैक्ट्री में, गन्ने घुसेड़ते हैं, पर ऐसा नहीं कि गन्ना घुसेड़ दिया और शक्कर बाहर निकल गए। उसको इट मे टेक 2 वीक्स 3 वीक्स टाइम टू गेट कन्वर्टेड फ्रॉम शुगर केन टू शुगर। ओके, तो उसके बाद में क्या होता है कि 2-3 हफ्तों बाद आपको मिलती है शुगर। तो पहले है आपका रॉ मटेरियल आपने स्टोर किया, वहां पे फॉर एग्जांपल आपने 30 दिन स्पेंड किए होंगे, वो 30 दिन तक आपका पैसा शुगर केन में ब्लॉक्ड रहा। फिर और एक साइकिल आपकी लगती है डब्ल्यूआईपी में, वहां पे फॉर एग्जांपल गन्ने से लेकर शुगर बनने तक का सफर है 60 दिन। तो आपका कितना साइकिल हो गया? 90 डेज। अभी तक भी आपका पैसा फंसा हुआ है, आपके पैसे रिलीज नहीं हुए, बिकॉज कोई शुगर बनी है अभी तो बिकी नहीं है। बनने के बाद में ऐसा नहीं कि बन गई और तुरंत ही ग्राहक ने ले लिया। बनने के बाद में वो गोडाउन में आती है और गोडाउन में कुछ दिनों तक की स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल 30 दिनों तक किसी ग्राहक ने नहीं लिया, उसको स्टोर किया गया सिर्फ एक फैक्ट्री के अंदर। तो अब क्या हुआ? 30 दिन तक गन्ना रहा, 60 दिन तक डब्ल्यूआईपी रहा और 30 दिन हमने वहां पे जो किया है वो 30 दिन हमने शुगर को संभाला। यानी कि 30 दिन हुआ रॉ मटेरियल, 60 दिन हुआ डब्ल्यूआईपी और 30 दिन हुआ हमारा शुगर। यानी कि हमारा पैसा जो फंसा हुआ है अभी तक 30 + 60 90 + 30, अभी तक हमें अपना पैसा नहीं मिला। फिर अब क्या होता है, एक समय पे गोडाउन में आता है ग्राहक और बोलता है मुझे सारी शुगर की बोरियां दे दो, पर वो बोलता है मुझे उधारी भी दे दो और फॉर एग्जांपल उसका पीरियड भी है 60 डेज। वो बोलता है मैं आपको 60 दिनों बाद पैसे दूंगा। यानी कि मेरा पैसा जो फंसा हुआ है वो पहले 30 दिन, फिर 60 दिन, फिर 30 दिन, फिर 60 दिन, यानी कि 120 और 60 180 दिन ये है मेरा ऑपरेटिंग साइकिल। यानी कि सोचो बच्चों, शुगर केन हम लोग जब लाते हैं वहां से लेकर हमारे हाथ में पैसे आने तक का जो समय होता है ना, उसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। आई रिपीट अगेन, देखो ऑपरेटिंग साइकिल कॉन्सेप्ट क्यों आया ताकि समझे कि जो मेरा पैसा फंसा हुआ है, अगर डे 1 को पैसा फंस गया तो वो रिलीज कब होता है। अगर वो 100 डेज पे मेरे हाथ में पैसे आते हैं तो हम लोग कहेंगे ऑपरेटिंग साइकिल 100 दिन की है। अक्सर लोगों की गलतफहमी हो जाती है कि हर कोई बिजनेस ट्रेडिंग नहीं होता। ट्रेडिंग में क्या होता है, आपने मान लीजिए कोई माल लाया 10 रुपए का, अगर मान लो मैं एचयूएल की एजेंसी रखता हूं, तो एचयूएल की एजेंसी फॉर एग्जांपल ऐसा हुआ, मैंने लक्स आज लिया और आज ही लक्स बेच दिया और आज ही पैसे आ गए, तो हम लोग कहेंगे आपका ऑपरेटिंग साइकिल केवल 1 दिन का है। पर अक्सर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में एक लंबा समय आपको स्पेंड करना पड़ता है। लेट इट बी बजाज, मारुति, टाटा मोटर्स, ये सारी कंपनीज को एक लंबे समय के लिए पैसा अपना ब्लॉक करना पड़ता है आपके ऑपरेटिंग साइकिल में। क्योंकि ऑपरेटिंग साइकिल में ऐसा नहीं होगा ना कि आपने जैसे अब टाटा मोटर्स की बात करो, ऐसा थोड़ी ना है कि आपने क्या टायर डाल दिए गाड़ी बाहर आ गई, ऐसा नहीं। इट इज गोइंग टू टेक टाइम। आपको टायर को स्टॉक करना है, आपको सारे रॉ मटेरियल को स्टॉक करना है, फिर इसके बाद में डब्ल्यूआईपी का टाइम लगता है, गाड़ी बनने को टाइम लगता है, फिर गाड़ी बनने के बाद में ऐसा नहीं कि ग्राहक रेडी है, कुछ समय तक गोडाउन में रहती है और उसके बाद में बिकती भी है। तो बिकती भी है तो क्या होता है कि तुरंत पैसे नहीं मिलते, आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। इसको कहते हैं ऑपरेटिंग साइकिल और हर कोई बिजनेस को फेस करता है। अब सवाल है ऑपरेटिंग साइकिल के बाद में नेट ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है। जैसे मेरा पैसा फंसा हुआ है तो मैं उस नंबर ऑफ डेज को ऐड करता हूं। कभी कभी मैंने माल उधारी पे लिया हो सकता है, मेरे भी क्रेडिटर हो सकते हैं, तो उनके नंबर ऑफ डेज को मैं माइनस करता हूं, तो उसको कहते हैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साइकिल, वन इज ऑपरेटिंग साइकिल जिसको हम लोग ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल कहते हैं। उसमें से जब हम लोग हमें जिन लोगों ने उधारी पे दिया है उनके अगर नंबर ऑफ डेज माइनस करते हैं तो हमें मिलता है नेट
ऑपरेटिंग साइकिल। सो आओ दोस्तों देखते हैं। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड व्हाट आई सेड। एवरीबॉडी लेट्स स्टार्ट। ओके, ऑल द स्टूडेंट्स वाचिंग मी लाइव, वेलकम बैक। जितने भी लोग YouTube पे मुझे देखते हैं हर रोज, मैं जब भी लेक्चर अपलोड नहीं करता लोग बोलते सर अपलोड करिए, हमें बहुत समझ में आ रहा है। आप जो मुझे व्हाट्सएप करते हो, जो SMS करते हो, प्लीज मेरा नंबर नोट डाउन करिएगा। 8669661234 ये मेरा नंबर है। अगर आपको लगता है यू वांट टू शेयर सम फीडबैक और यू जस्ट प्लीज लेट मी नो कि व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ दिस लेक्चर्स ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ FM, आप प्लीज मुझे अपडेट करना, इन्फॉर्म करना कि इन लेक्चर्स का आपको कितना फायदा हो रहा है। बहुत ही जल्दी आई थिंक आज हम लोग वर्किंग कैपिटल को जब खत्म करेंगे, कल के दिन हमारा पूरी तरह से ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा एंड देन ऑलमोस्ट एंटायर सिलेबस इज ओवर। ओके, लेट्स स्टार्ट गाइस। फिर इसके बाद में मेरा एक दिन बचेगा जहां पे मुझे SM का एक दिन का जो है, आई थिंक टुमारो आई विल टेक दैट SM का थिंग, बिकॉज SM का कुछ कॉन्सेप्ट्स मेरे बचे हुए इस बैच के लिए, वो मैं आपको कल खत्म करवा दूंगा। वर्किंग कैपिटल बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग साइकिल, यहां पे क्या लिखा है, नेट ऑपरेटिंग साइकिल आपको निकालना है और नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स इन ए ईयर। ओके, देखते हैं कैसे। रॉ मटेरियल आपका इन्वेंट्री आपके उसमें कैलसी होना चाहिए, बहुत ही इजी है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द ईयर, यानी आपने 6 लाख का गन्ना खरीदा है, एवरेज स्टॉक आपका गन्ने में 50,000 का रहता है। तो आप मुझे बताओ एट अ टाइम आपके इसमें 50,000 का गन्ना होता है, आप पूरे साल में 6 लाख का गन्ना यूज करते हो, यानी कि 50,000 का आता है, फिर आप मशीन में घुसेरते हो, फिर और 50,000 का लाते हो, फिर घुसेरते हो, फिर और 50 लाते हो, घुसेरते हो। एक साथ में 6 लाख का गन्ना आप लेके स्टॉक में नहीं बैठते हो, यानी कि 6 लाख जो गन्ना है आपको यूज हो रहा है, कितने पूरे साल में यूज हो रहा है। यानी कि अगर मैं 6 लाख की बात करूंगा तो 6 लाख को 360 दिन से, यानी कि एक दिन में जो लागत है मुझे गन्ने की, वो 1666 रुपए का गन्ना मुझे लगता है। आई रिपीट अगेन, आप ऐसा भी कर सकते हो कि 6 लाख रुपए के लिए 6 लाख रुपए का गन्ना जब मैं पूरे साल में फार्मर से लेता हूं, डिवाइड कर दिया मैंने 360, यानी कि एक दिन में मैं 1666 रुपए का गन्ना मुझे लगता है। अब बताओ ऑन एन एवरेज मेरा जो गन्ना है, मेरे स्टॉक में 50,000 रुपीज का गन्ना मेरे स्टॉक में है, तो 50,000 को अगर मैं डिवाइड करूं 1666 से, तो दिक्कत आता है 30 दिन, यानी कि मेरा गन्ने में पैसा फंसा हुआ है 30 दिन के लिए। यानी कि मेरा जब भी मैं फार्मर से शुगर केन लेता हूं तो 30 दिन तक अपने स्टॉक में रखता हूं और उसके बाद ही इस गन्ने को मैं फैक्ट्री में घुसेरता हूं, यानी कि मशीन में डालता हूं। यानी कि मेरा साइकिल पीरियड में सबसे पहला आइटम रेडी हो गया। रॉ मटेरियल का स्टॉक मैं 30 दिन के लिए हेल्ड करता हूं, इसलिए 30 दिन मेरा पहला आंसर आ गया। अब स्टॉक तो आ गया रॉ मटेरियल का, अब हम लोग गन्ना घुसेर देंगे WIP में, यानी कि वर्किंग प्रोग्रेस निकालना पड़ेगा। देखना पड़ेगा उनका वर्किंग प्रोग्रेस में, इनका लिखा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, 5 लाख रुपए की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। एवरेज वर्किंग प्रोग्रेस जो है 30,000 की है, आपको 5 लाख रुपए का WIP पूरे साल में लगता है। तो 5 लाख को मैं डिवाइड करता हूं 360 से, यानी कि एक दिन में आपका WIP होता है 1388, यानी कि एक दिन के WIP की कॉस्ट है 1388 रुपए 1388। आप बोल रहे हो कि पूरे साल में आपका WIP लगता है 30,000 का, यानी 30,000 को मैं डिवाइड करता हूं 1388 से, तो आंसर आता है 21 डेज 0.61, यानी कि 22 डेज। ये मेरा WIP के दिन आपको निकल रहे हैं, यानी कि अब तक मेरे पास में रॉ मटेरियल स्टॉक के दिन आ गए, अब तक मेरे पास WIP के दिन भी आ गए। अब नहीं कहा होगा तीसरी बात, जहां पे लिखा है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, यहां पे लिखा है ये था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो 8 लाख रुपए की है। आप कहेंगे सर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या फर्क होता है? देखो बच्चों, आपने शुगर केन बना दी, शुगर तो बन गई, पर शुगर बनने के बाद में तुरंत बिकती नहीं, उसकी मार्केटिंग करना पड़ती है, बहुत सारे एडमिन के एक्सपेंसेस है, वो सब भी इसमें ऐड करते हैं, है ना। अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड करते हैं, इसलिए 5 लाख रुपए भले ही लगे होंगे WIP के लिए, बट एक्चुअल में पैसा लगा है 8 लाख रुपए। जब वो बाजार में हम उसको बेचते हैं तो मार्केटिंग करना पड़ती है, एडमिन के एक्सपेंस थे, वो सब मिला के हमारा 8 लाख रुपए का टोटल हमने शुगर साल में बनाया। यानी कि अगर मैं देखता हूं 8 लाख रुपए डिवाइड बाय 360 करता हूं तो मेरे पास में 2222 यानी कि 2222 रुपए का शुगर मेरे पास में एक दिन के हिसाब से होता है। इनका बोलना है कि 40,000 की शुगर इनके पास में हमेशा स्टॉक में रहती है। आप बताओ 40,000 की शुगर स्टॉक में रहती है, एक दिन के लिए 2222 की शुगर लगती है, तो यानी कि 40,000 को मैं डिवाइड करता हूं 2222 से, तो मेरा आंसर आता है 18 दिन के लिए। यानी कि मेरे पास में 2222 की शुगर एक दिन, 2222 की शुगर 2 दिन, 2222 की शुगर तीसरे दिन, 2222 की शुगर चौथे दिन, ऐसे करते 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 मेरी 18 दिन की शुगर मेरे फैक्ट्री में रह जाती है।
यानी कि माल बनने के बाद में 18 दिन तक वो बोरिया जो है मेरे गोडाउन में रहती है। एक दिन में कितना फिनिश गुड्स बनता है? 2222 रुपए का। कैलकुलेट लीजिए, मल्टीप्लाई करें 18 दिन के लिए कितना स्टॉक मेंटेन होगा, यानी कि लगभग 40,000 की स्टॉक मेरे पास में हमेशा पड़ी रहती है ऑन एन एवरेज। 40,000 का स्टॉक मेरे पास ऑन एन एवरेज, 40,000 की बोरियां हमेशा मेरे गोडाउन में पड़ी रहती है। अब सवाल उठ रहा है, अगर 40,000 की बोरियां पड़ी है और एक दिन में 2222 हुआ है, यानी कि आपका जो स्टॉक है वो 18 दिन के लिए आपके गोडाउन में रहता है। इसलिए मैं 18 दिन को यहां पे लिखा हूं। देखो 18 दिन कॉस्ट है। यानी कि दोस्तों अगर मैं ऑपरेटिंग साइकिल की बात करता हूं तो सबसे पहले मेरे पास क्या हुआ? 30 दिन का हुआ जो मेरा गन्ना स्टॉक में रहा। उसके बाद में WIP मेरे 22 दिन चले गए। फिर भी मुझे पैसे मेरे हाथ में नहीं आए, बिकॉज मेरे जो गोडाउन में मेरी जो शुगर केन है, सॉरी जो शुगर है, वो कितने दिन तक रही? 18 दिन तक रही। यानी टोटल मिला के मेरा ऑपरेटिंग साइकिल बन रहा है 70। पर अभी तक कहानी खत्म नहीं हुई, बिकॉज मैंने जब शुगर बेची तो मेरे ग्राहक ने बोला साहब मुझे उधारी पर चाहिए। तो यहां पर लिखा है एवरेज कलेक्शन पीरियड फ्रॉम डेटर 45, यानी 45 ऐड कर दो, क्योंकि 70 दिन होने के बावजूद भी पैसा हाथ में नहीं आया। मेरे बायर ने कहा कि 45 डेज का उधारी भी दो, यानी कि मेरी ऑपरेटिंग साइकिल हो गई 115। अब 115 ये हो गई मेरी ऑपरेटिंग साइकिल। पर मैंने भी कुछ लोगों से उधारी पे लिया होगा, तो मैंने 30 दिन तक जो मेरे उधारी पर जो माल लिया था शुगर केन का फार्मर से उधारी पे लिया था। जब मैं उधारी पे बांटता हूं तो मैं ऐड करता हूं, जब मैं उधारी पे लूंगा तो उसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसको माइनस कर दिया 30 से, आंसर मेरा 85। ये रहा आपका आंसर 85। यानी कि आज जो आप पैसा लगाते हो आपका पैसा रिलीज होता है 85 डेज में। दिस इज योर नेट ऑपरेटिंग साइकिल। यानी धंधे में ब्लॉक कितने दिन के लिए पैसा हुआ? आज जो आप पैसा घुसेरते हो 85 डेज के बाद पैसा आपका हाथ में रिलीज होता है। इसका मतलब होता है यानी कि साल में अगर 360 दिन है और 85 से डिवाइड करता हूं तो यानी कि मैं इस इतने पैसों में वॉट एवर पैसा है इन्वॉल्व, इतने पैसों में मैं 4 बार सीजन कर सकता हूं। यानी कि पैसा लगाऊंगा एक दिन फर्स्ट डे पे, 85 डेज में वापस लेकर आऊंगा, फिर वापस मैं पैसे से स्टॉक लूंगा, रॉ मटेरियल लूंगा, फिर वापस मैं शुगर बनाऊंगा, फिर शुगर केन बेचूंगा, वापस 85 डेज में पैसे आ जाएंगे। फिर ये जो पैसे आए हुए हैं वापस मैं शुगर केन खरीदूंगा, फिर वापस शुगर बनाऊंगा, फिर बेचूंगा, 85 डेज में पैसा आएगा, फिर वापस मैं शुगर केन खरीदूंगा, फिर वापस शुगर केन बनाऊंगा, फिर वापस मैं शुगर बना के बेचूंगा, वापस 85 डेज में पैसे आएंगे। ऐसा करते करते आप सोचो ये जो पैसा है मैं साल में 4 बार कम से कम रोटेट करता हूं। यहां पे आंसर है 4.23, यानी कि 4.2 बार ये रोटेशन हो सकता है, इसलिए आंसर लिखा है 4.23। ये मेरा नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल इन अ ईयर है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस। तो ऑपरेटिंग साइकिल निकालने का फॉर्मूला बहुत सीधा है। स्टॉक, रॉ मटेरियल स्टॉक के दिन प्लस WIP के दिन प्लस आपका जो स्टॉक गोडाउन में मेंटेन हुआ उसके दिन माइनस करना है आपको, नहीं उसमें अंदर और ऐड करना है जो डेटर्स को हमने उधारी पे दिया वो भी ऐड करना है, और माइनस करना है जितने दिनों तक हमने उधारी पे माल लिया। तो 4 चीजें ऐड हो गई, रॉ मटेरियल का स्टॉक प्लस WIP का स्टॉक प्लस फिनिश गुड का स्टॉक माइनस प्लस करेंगे जितने दिन हमने उधारी पे डेटर्स को दिया है, और माइनस करेंगे जितने दिन हमको क्रेडिटर्स ने उधारी पे दिया है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेट ऑपरेटिंग साइकिल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आगे बढ़ेंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा कि हमारे अभी तक हमने देखा कितने दिन तक पैसा अटका हुआ है, आप देखेंगे कितना पैसा अटका हुआ है। बिकॉज ऐसा करने से हमें समझ तो गया कि हमारे पैसे 85 डेज के लिए ब्लॉक होते। अभी तक ये समझा नहीं कि धंधा करने के लिए वर्किंग कैपिटल कितना लगता है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं आज मैं बिजनेस चालू करना चाहता हूं, मेरा ज्वेलरी का बिजनेस है और मैं दुकान बनाने के लिए 5 करोड़ लगाता हूं, फर्नीचर लगाता हूं, ये लगाता हूं, 5 करोड़ लग गए। पर अब क्या हुआ, दुकान तो बन गई पर उसमें गहने ही नहीं है, उसमें ज्वेलरी नहीं है, उसमें नेकलेस ही नहीं है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो इन सबके लिए पैसा चाहिए, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल, ताकि वो माल में बेच सको। अगर मैंने कोई मेडिकल बनाई पर दवाई नहीं तो क्या करेंगे लोग, क्या बाय करेंगे? तो दवाई के लिए मुझे क्या लगेगा, वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं आप सभी जानते हैं, आप कॉमर्स के स्टूडेंट है। सीए निकालने के लिए आपके इसमें 3 आइटम मेनली होते हैं, एक स्टॉक का पैसा, एक कैश का पैसा, एक डेटर का पैसा, तीनों ऐड करना पड़ते हैं। इसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल ग्रॉस। अगर आप इसको नेट करना चाहते हो तो इसमें से माइनस करते हैं आपकी करंट लायबिलिटी, जिसमें बिल्स पेबल और सन्ड्री क्रेडिटर्स आएंगे, दोनों को माइनस करेंगे और फिर आपको मिलता है नेट वर्किंग कैपिटल। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस। या तो आप बताएंगे फिर आपको समझ में आया कि अगर मैं अगला क्वेश्चन आपसे पूछूंगा नेट वर्किंग कैपिटल बताओ तो क्या बोलेंगे आपको, CA माइनस CL, CA का पैसा माइनस CL का पैसा इज इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल। इसलिए दोस्तों यहां पे करते देखो एस्टिमेशन, आपको ये सब करना होता है फॉर्मेट। देख ली फॉर्मेट बहुत सीधा है, आपको करंट एसेट निकालना है जिसमें आपको इन्वेंट्री की वैल्यूएशन निकालना है,
उसके बाद में डेटर्स की वैल्यूएशन निकालना है, आपको कैश निकालना है, तीनों का टोटल ऐड हो जाएगा, करंट लायबिलिटी वाली चीजें माइनस होगी और आपका पैसा जो आएगा नेट वर्किंग कैपिटल यहां पे आएगा। पर कभी कभी हम लोग, जैसे मान लो कि मेरे पास करंट एसेट पड़ा हुआ है, मैं ज्वेलर हूं, मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, कैश मेरे हाथ में चाहिए, कुछ माल मैं उधारी पे देता हूं, इन सबके से मेरे को पैसा लग जाता है। कुछ पैसा मेरा स्टॉक में ज्वेलरी में अटका हुआ है वो पैसा, कुछ पैसा मेरे पास में मैंने जो उधारी पे दिया है उसके अंदर का पैसा, और जो पैसा मेरे पास कैश कुछ मैं खेलने के लिए रखता हूं वो पैसा। फॉर एग्जांपल ये 6 करोड़ की अमाउंट है, पर जो उधारी पे मिलता है वो 2 करोड़ है। तो जब मैंने लोगों को उधारी पे दिया तो मैंने वो ऐड किया है, तो जब मैं लोगों से उधारी पे लूंगा तो माइनस करना पड़ेगा। तो मान लो 6 करोड़ का मैंने उधारी, 6 करोड़ का करंट एसेट लगा था, 2 करोड़ का जो उधारी पे मिला माइनस किया, तो मेरा नेट वर्किंग कैपिटल 4 करोड़ है फॉर एग्जाम्पल। पर कभी कभी कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए सेफ्टी मार्जिन रखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा 10% सेफ्टी मार्जिन रखो, तो वैसे 4 करोड़ ही लग रहे थे, पर हम अपने हाथ में 4 करोड़ 40 लाख रुपए लेकर रखेंगे। यानी कि जब बिजनेस चालू होता है ना, आपको डे 1 को पता होना चाहिए वर्किंग कैपिटल में आपका कितना पैसा लगने वाला है। कई बार मैंने ऐसे देखा है, कंपनी के पास में बहुत बड़ी इमारत है, बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी है, पर वहां पे सामान ही नहीं बेचने के लिए, वहां पे माल बनाने के लिए वर्किंग कैपिटल नहीं। तो आपकी दुकान बहुत चकाचक, बहुत अच्छी, वेल फर्निश बनी है, बट व्हाट इज द यूज ऑफ हैविंग सच अच्छी दुकान जब तक आप उसमें रखने के लिए माल ही नहीं है। तो इसलिए दोस्तों वर्किंग कैपिटल रखते हैं, और साथ साथ में टू बी ऑन सेफर साइड कुछ इमरजेंसी सिचुएशन के लिए आप कुछ सेफ्टी मार्जिन रखते हो, इसलिए उसको भी ऐड किया जाता है यहाँ पे, वो है सेफ्टी मार्जिन। तो 4 करोड़ का आपका वर्किंग कैपिटल प्लस सेफ्टी मार्जिन, यानी कि 4 करोड़ 40 लाख रुपए आपको चाहिए नेट वर्किंग कैपिटल। और दोस्तों एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको इस क्वेश्चन को देख के बहुत मजा आएगा। ये चैप्टर दोस्तों 2 क्वेश्चन और लूंगा तो ये चैप्टर की सारी वैरायटीज खत्म। देखते हैं क्या लिखा है। 1 जनवरी द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस विशेस टू नो अमाउंट ऑफ, वो जानना चाहता है कितना वर्किंग कैपिटल में पैसा इसको लगने वाला है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्शन ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर वाज कितना था, 60,000 यूनिट था। इट इज प्लान्ड एट द लेवल, यानी कि पिछले साल जो 60,000 यूनिट था, इस साल भी वो 60,000 यूनिट ही बनाने वाला है। दिस इज एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द कॉस्ट, द एक्सपेक्टेड रेशियो ऑफ द कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल अपन कोई बात कर लेते, 60,000 इनको क्या बनाना है, 60,000 बोरिया इनको शुगर की बनाना है, 60,000 बोरिया इनको शुगर की बनाना है। उसमें जब मैं 60,000 यूनिट की बात करता हूं तो उनका कुछ पैसा रहता है रॉ मटेरियल में जो 60% है, डायरेक्ट वजह से 10% और ओवरहेड 20%। यानी कि अगर मान लो जो भी पैसा लगता है ना शुगर केन बनाने को, तो 60 जो पैसे लगते हैं वो रॉ मटेरियल के यानी कि शुगर केन के लग जाते हैं। तो शुगर अगर 100 रुपए की बनती है तो 60 रुपए का गन्ना लग जाता है, 20 रुपए लेबर ले लेते हैं, 10 रुपए लेबर ले लेते हैं, और 20 रुपए हमारा बिजली का खर्चा और बाकी एडमिन एक्सपेंसेस में मिला के आपके ओवरहेड जो है वो 20 रुपए आते हैं। यानी कि आपका प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो 10 रुपए, ऐसा इसको देखने में आ रहा है। अगर सारा का सारा खर्चा ही लग जाता, सेलिंग प्राइस 100 की है और 100 ही खर्चा, तो हम लोग धंधा करते क्यों? तो इसलिए कुछ लोग कहेंगे सर 90% क्यों है, बिकॉज बचा हुआ 10% उनका प्रॉफिट है। अब रॉ मटेरियल आर एक्सपेक्टेड टू रिमेन व्हाट, यानी कि गन्ना जब आप लोगे तो 2 महीने तक वो आपके पास में स्टॉक में रहेगा, ऐसा उसका बोलना है। अब सवाल उठ रहा है, जरा कैलसी पे लेंगे, 60,000 आपको बोरिया बनाना है ना, उसमें उनका बोलना है कि आपको 60,000 साल में लगता है, तो आप बताओ 2 महीने तक आपके पास में स्टॉक है। तो एक काम करते हैं, इसकी सेलिंग प्राइस एक बार चेक कर लेता हूं मैं। ये सेलिंग प्राइस है 5 रुपए की, यानी 60,000 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितने का माल बेचा जाएगा, ये बेचा जाएगा 3 लाख रुपए का, राइट। पर आप जानते हो 3 लाख रुपए ये सेलिंग प्राइस है, आपका एक्चुअल में पैसा जो शुगर केन में अटका हुआ वो तो 60% ही है। तो 3 लाख को 60% से मल्टीप्लाई करो, ये आएगा 1,80,000। अब 1,80,000 है, इतना शुगर केन आपको एक साल में लगा है, तो मैं डिवाइड कर देता हूं 12 से, यानी कि आपको हर महीने को 15,000 की शुगर केन लगती है। अब आपका इन कहना है कि जो आपके पास जो शुगर केन लाते हो ना, तो 2 महीने तक आपके स्टॉक में पड़ी रहती है, तो मल्टीप्लाई करूंगा 2 से, यानी कि 30,000 रुपए का शुगर केन मेरे स्टॉक में पड़ा होगा। इसलिए कहते हैं दोस्तों रॉ मटेरियल के स्टॉक में मेरे पास 30,000 रुपए का पड़ा। ये आंसर देख सकते हैं आप, देखो यहां पे 30,000 रुपए लिखा होगा, देखो ये लिखा है 30,000। अंडरस्टूड गाइस, ये है 30,000। ओके एवरीबॉडी, अब देखते हैं आगे। अब दूसरी बात है यहां पे जो लिखा हुआ है, अब इन्होंने लिखा है, ये तो खत्म हो गया। देखो आपको क्या करना है, करंट एसेट निकालने के लिए आपको इन्वेंट्री चाहिए, डेटर्स चाहिए, कैश चाहिए, माइनस करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स, और फिर आपका अपने आप ही वर्किंग कैपिटल निकल के आ जाएगा। ईच यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी इन द प्रोसेस फॉर 1 मंथ, यानी कि आपका WIP 1 महीने के लिए है। यानी कि आपके स्टॉक में रॉ मटेरियल स्टॉक में आपका 30,000 रुपए अटका है, तो कुछ WIP का स्टॉक भी होगा, कुछ फिनिश गुड्स का स्टॉक भी होगा। आपके इसमें 3 स्टॉक होते हैं हमेशा,
ये आपने बचपन से पढ़ा है। रॉ मटेरियल का स्टॉक, डब्ल्यूआईपी का स्टॉक, फिनिश गुड्स का स्टॉक। तो हमने अभी तक क्या निकाला? रॉ मटेरियल का स्टॉक निकाला। अब हम लोग डब्ल्यूआईपी का स्टॉक निकालेंगे, तो वो बोलते हैं 1 महीने के लिए रॉ मटेरियल बीइंग फेड इनटू द पाइपलाइन इमीडिएटली व्हेन द लेबर ओवरहेड्स आर कॉस्ट अकरिंग इवनली। यानी कि आपका डब्ल्यूआईपी में पैसा 1 महीने के लिए अटकता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डब्ल्यूआईपी में हमारी लागत कितनी है। तो आप मुझे बताओ डब्ल्यूआईपी में कितना पैसा फंसा होगा अपना। तो अगर मान लो पूरा जो यूनिट है 60,000 का है ना, 5 रुपए में बिकता है, यानी 3 लाख रुपए का सेलिंग प्राइस है। पर आपका जो पैसा अटका हुआ है इन सब में, रॉ मटेरियल में, डायरेक्ट वेजेस में, ओवरहेड्स में, यानी कि 90% पैसा आपका इसका लगा दूं, तो मुझे लगता है जो आपकी डब्ल्यूआईपी की जो कॉस्ट है ना, आपकी डब्ल्यूआईपी की कॉस्ट अगर मैं देखता हूं, डब्ल्यूआईपी की अगर मैं कॉस्ट देखता हूं, तो आपके पास में टोटल मिला के, सब मिला के 3 लाख रुपए तो आपकी सेलिंग प्राइस है। उसका 90% यानी कि 2,70,000 का आपका डब्ल्यूआईपी लगता है। पर एक बात याद रखना दोस्तों, थोड़ा सा इमेजिन करो, डब्ल्यूआईपी एक कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा इन सब में अजीब सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा ध्यान रखना। यही क्रिटिकल पॉइंट है, इससे ज्यादा क्रिटिकल इस क्वेश्चन में और कोई नहीं है। अगर मैं आपसे कह दूं कि गन्ना जो है, अब आप शुगर का मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर रहे हो, राइट? तो आपको शुगर केन डालना ही पड़ेगा, यानी कि अगर मुझे शुगर निकालना है तो शुगर केन डालना पड़ेगा। तो 100% शुगर केन में जो लेके इसमें घुसेड़ देता हूं फैक्ट्री में, मैं शुगर केन घुसेड़ देता हूं। इसलिए डब्ल्यूआईपी में जब मैं बात करता हूं तो शुगर केन जो है, यानी कि रॉ मटेरियल जो है, वो 100% लगता है। पर दोस्तों शुगर केन जब डाल दूंगा, उसके बाद में सारे की सारी जो बिजली है, जैसे हमने शुगर केन डाल दी, फॉर एग्जाम्पल 1 टन मैंने शुगर केन घुसेड़ दिया, फिर उस शुगर केन जब घुसेड़ देता हूं मैं, तो पूरे महीने भर वो काम चलेगा शुगर बनने के लिए। तो बिजली ऐसा नहीं कि सारे डे 1 पे बिजली लग जाएंगी, पहले दिन कुछ बिजली लगेगी, दूसरे दिन कुछ लगेगी, तीसरे दिन कुछ, 20वें दिन कुछ, 25वें दिन, ऐसे बिजली जो है इवन चलती है। लेबर भी ऐसा नहीं कि पहले दिन ही लेबर काम कर लेगा, बाद में काम लेगा। लेबर पहले दिन कुछ काम करेगा, दूसरे दिन कुछ काम करेगा, तीसरे दिन, फिर तीसरे दिन कुछ काम करेगा। तो क्या होता है ना, तो जब हम लोग डब्ल्यूआईपी की बात करते हैं ना, तो हमारे पास डब्ल्यूआईपी में अगर 30 दिन का मैं डब्ल्यूआईपी देखता हूं, कुछ 1 दिन का डब्ल्यूआईपी, कुछ 2 दिन का डब्ल्यूआईपी, कुछ 3 दिन का डब्ल्यूआईपी, कुछ 4 दिन का, कुछ 30 दिन का है। इन सबको जब देखता हूं तो सब में लगता है कि हर कोई डब्ल्यूआईपी में 100% शुगर केन तो यूज हुई है, बिकॉज शुगर केन डालेंगे तो डब्ल्यूआईपी चालू कैसे होगा। पर अब अगर मैं बात करता हूं बिजली की, या मैं किसी लेबर की बात कर रहा हूं, तो लेबर को जब मैं देखता हूं, तो अगर चौथे दिन के अगर कोई डब्ल्यूआईपी होगा जो 4th डे पे होगा, तो उसके लिए सिर्फ 4 दिन का ही डब्ल्यूआईपी लगा हुआ है, 4 दिन का ही लेबर लगा हुआ है। कुछ पहले दिन होगा तो उसको सिर्फ 1 ही दिन का लेबर लगा हुआ है। कुछ 10वें दिन होगा तो उसको सिर्फ 10 दिन का ही लेबर लगा हुआ है। कुछ 40 दिन का होगा तो उसको 40 दिन का लेबर लगा हुआ है। कुछ 30 दिन का तो 30 दिन, यानी कि अगर हमारे 30 दिन की साइकिल है, तो सोचो कुछ डब्ल्यूआईपी देखो, एक दिन में पूरा माल नहीं बन जाता। आपने शुगर केन घुसेड़ा और शुगर निकल जाए, कुछ 1 दिन के लिए आया हुआ है, कुछ प्रोसेस 2 दिन की हुई है, कुछ प्रोसेस 3 दिन की हुई है, कुछ प्रोसेस 25 दिन की हुई है। यानी कि दोस्तों आपका लेबर पूरा के पूरा यूज नहीं हुआ। कुछ डब्ल्यूआईपी में आपका प्रोडक्ट, कुछ डब्ल्यूआईपी में आपका जो लेबर है वो 3 दिन के लिए यूज हुआ है, कुछ में 10 दिन के लिए, कुछ में 15, कुछ में 30 दिन। तो हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन एन एवरेज 15 दिन मान लेते हैं। इससे पूरा के पूरा जो लेबर कॉस्ट लगता है उसको हम लोग आधे से डिवाइड करते हैं, क्योंकि किसी में 1 भी लगा होगा, किसी में लेबर 30 दिन का लगा होगा, तो हम लोग क्या कहते हैं, ऑन एन एवरेज को 15 दिन पकड़ते हैं, क्योंकि 30 दिन की बात है। तो अगर मैं ओवरहेड की भी बात करता हूं, ओवरहेड को भी हम लोग आधा ही पकड़ते हैं, बिकॉज पूरा के पूरा बिजली मान लो, अगर बिजली आपका ओवरहेड है तो पूरा के पूरा बिजली जो है पहले दिन में लगेगा। कुछ आइटम के लिए 3-4 दिन का बिजली यूज होगा, कुछ आइटम के लिए 10-15 दिन का बिजली यूज होगा, कुछ आइटम में 25 दिन का बिजली यूज होगा, इस तरह से। आप ध्यान से देखना इसको कैसे निकालते हैं, ये थोड़ा सा पेचीदा मामला है। आप याद रखना, जब भी डब्ल्यूआईपी करेंगे तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट दिमाग, अगर कुछ नहीं समझा इतना रहो, रॉ मटेरियल के पास में जो भी कॉस्ट होगी वो 100% होगी, और जो लेबर होगा और जो ओवरहेड होगा वो सिर्फ 50% से ही आपको करना पड़ेगा, बिकॉज पूरा के पूरा ओवरहेड और पूरा के पूरा लेबर आपका डे 1 पे यूज नहीं होता, कंज्यूम नहीं होता। अब देखते हैं दोस्तों, आपने 60,000 यूनिट बनाए, बराबर है, देखो यहां लिखा है 60,000 यूनिट बनाए, और उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं कितने से, 5 से, यानी कि आपका 3 लाख रुपए का पूरा के पूरा है। पर 3 लाख में से अगर मैं 60% को अगर रॉ मटेरियल को लगा दूं, तो पूरा माल बनने के लिए, पूरी शुगर बनने के लिए मैंने 1,80,000 रुपए का
शुगर केन जो लगाया हुआ है, जो मेरा 60% है। अब अगर मैं इसकी बात करूंगा, इनका जो शुगर के इनका जो WIP है वो 12 महीने में से 1 महीने का उनका वो पूरा इट टेक्स 1 मंथ टू कन्वर्ट फ्रॉम शुगर केन टू शुगर, यानी कि 1,80,000 मुझे 1 साल के लगते हैं WIP में शुगर केन के लिए। तो मैं डिवाइड कर देता हूं 12 से, मल्टीप्लाई कर देता हूं 1 से, यानी कि आपका 15,000 रुपए आ रहा है आपका रॉ मटेरियल में पैसा फंसा। यानी भाई WIP की पूरी कॉस्ट जो है ना वो कितनी है, 3 लाख का 90% कितनी है, 2,70,000। उसमें से 1,80,000 जो खर्चा है वो शुगर केन का है, बाकी सब खर्चा लेबर और ओवरहेड का है। आप कॉस्टिंग के स्टूडेंट हो, आपको सब पता है मैं जो बोल रहा हूं। मैं आपके साथ समझाने के लिए शुगर केन के फैक्ट्री का एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से समझे। अब क्या हुआ, आपने जो लेबर लगाया हुआ है वो लेबर देखूंगा तो मैं 60,000 को मल्टीप्लाई करूंगा आपके 5 रुपए से, यानी कि 3 लाख रुपए मेरा टोटल सेलिंग प्राइस है। उसमें से मेरा लेबर है 10%, यानी कि साल भर में 30,000 रुपए का मुझे क्या लगता है, लेबर लगता है। डिवाइडेड बाय मैं 12 करता हूं, बिकॉज हमारा WIP जो लिखा है ना वो 1 महीने का लिखा है। देखो यहां पे लिखा है 1 महीने का, तो इसलिए डिवाइड किया 1 महीने से 12 से, तो आपको 1 महीने के लिए लेबर लगता है वो 2,500 रुपए का। पर आपका लेबर 1 महीने WIP में एट अ टाइम नहीं रहता है। कुछ लेबर, कुछ जो हमारा WIP है उसमें सिर्फ 1 ही दिन का लेबर लगाओ, कुछ में 30 दिन का लेबर लगाओ, इसलिए मैं उसको ऑन एन एवरेज आधा कर लेता हूं। यानी 2,500 को मैं अब 50% से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1,250 रुपए आ जाएगा। अब समझा, जब मैं इसको कर रहा था इसको 100% से किया, पर लेबर को मैंने 50% से किया। अब मैं ओवरहेड को भी करूं, देखो यहां पे लिखा है, इट इज स्टेटेड दैट it accrues evenly during the month, thus on the first day of each month it would be 0, मतलब कुछ में लेबर लगा ही नहीं होगा। on the last day of the month इस WIP के लिए पूरा का पूरा लेबर लग गया होगा, तो इसलिए कुछ 0 कुछ 30, इसका मतलब का एवरेज ले लिया। अब चलो ओवरहेड की बात करते हैं। पूरा सेलिंग प्राइस कितना, 3 लाख, उसमें से कितना ये 20%, यानी आपको कितना 60,000 डिवाइड कितने से करो 12 से, डिवाइड करो 12 से, यानी कि 5,000 क्या है, 5,000 आपको पैसा लगा है पूरी तरह से ओवरहेड में 1 महीने के लिए। अब उसको आधे से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाय 2 कर दूं, यानी कि 2,500 रुपए आपको लगा है ओवरहेड के लिए। ये टोटल जो आया हुआ है आपका पैसा है 18,750। अभी तक आपने 2 टाइप की इन्वेंट्री निकाली है, एक है रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री और एक है आपकी WIP की इन्वेंट्री। अब ये सब क्यों निकाल रहे हैं, बिकॉज इसका आंसर देखो इस प्रकार होता है। जब वर्किंग कैपिटल निकालते हैं तो आपको रॉ मटेरियल के लिए पैसा लगा था 30,000, वो आ गया, WIP में लगा था वो आ गया। अब इसके बाद में जो चीजें ना बहुत आसान है, फिनिश गुड्स ये सब बहुत इजीली, WIP जस्ट लिटिल ट्रिकी, उसको टाइम लगता है। याद रखना रॉ मटेरियल 100%, ओवरहेड लेबर 50%, बाकी और दिमाग नहीं लगाना। अब आप मुझे बताओ, इनका ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, somehow I like this, I don't know why, मुझे अच्छा लगता है पढ़ने को, थोड़ा सा ट्रिकी भी है। फिनिश गुड्स आपके जब बन जाती है, शुगर बन जाती है 3 महीने के लिए रखती है। अब मुझे बताओ 3 लाख का आपने माल बेचा है, उसमें 90% आपकी लागत है, यानी 2,70,000 की शुगर आप बनाते हो। डिवाइड में 12 से करता हूं तो साल 1 महीने में आपका 22,500 का शुगर बनता है। आपका स्टॉक में रहता है 3 महीने के लिए, यानी कि 67,500 का आपका फिनिश गुड्स यहां पे आपको दे, देखो 67,500 ये आपका शुगर के अंदर हुआ पैसा ब्लॉक्ड है। आई रिपीट अगेन, 3 लाख का माल बेचा आपने, उसके अंदर आपका 90% आपका खर्चा है, यानी कि 2,70,000 खर्चा है। डिवाइड करता हूं मैं इसको 12 से, यानी 1 महीने का जो आपका शुगर इन्वॉल्व है वो 22,500 का है। ऐसे 3 महीने की शुगर आपकी स्टॉक में रहती है, 3 से मल्टीप्लाई किया 67,500 आपका यहां पे लिखा हुआ, राइट। अब आपने सारा के सारा स्टॉक यहां पे लिख दिया, देखो आंसर में आपने तीनों स्टॉक लिख दिए। अब एक काम करते हैं, स्टॉक कैश डेटर, कैश देखते, कैश कितना मेंटेन किया इन्होंने। इनका बोलना है कि कैश इन हैंड 20,000 है, तो अपना कैश तो रेडी, कैश के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं, जब भी कैश आता तो कैश डायरेक्टली लिखना पड़ता है, उसके लिए कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हमने डायरेक्ट यहां पे 20,000 का आंकड़ा लिख दिया। देखो 20,000 यहां पे लिख दिया, ओके फाइन। अब हम लोग कहते हैं डेटर्स। अब बताओ माल कितने का है, 3 लाख का, उसमें अपने पैसे कितने इन्वॉल्व हुए, 90%। एक बच्चा कहेगा सर जब हम डेटर को देंगे तो माल तो 3 लाख का देंगे, मालूम है 3 लाख का देंगे, पर पैसे फंसे हुए तो सिर्फ 2,70,000 है। भाई मान लो 1 लाख रुपए का आईफोन आपने बेचा और जिसकी कॉस्टिंग है केवल 10,000 रुपए, अगर आईफोन का उधारी पे दिया
तो बताओ कंपनी का पैसा फंसा हुआ कितना है? 10,000 के 1,00,000। वो चीज तो 10,000 की बिकती 1,00,000 में, तो कंपनी ने तो एक्चुअल में पैसा ब्लॉक किया सिर्फ 10,000 ही तो है, 1,00,000 रुपए तो सिर्फ सेलिंग प्राइस है। तो यहां पे अब क्या लिखा हुआ है कि आपने क्रेडिट अलाउड किया है कितने दिन के लिए? अलाउड टू डेटर 3 मंथ्स, 3 महीने का क्रेडिट अलाउड किया। अब आपने 2,70,000 रुपए किए, 2,70,000 का आपने माल बेचा है, डिवाइड करता हूं मैं 12 महीने से, यानी एक महीने में आपका शुगर जो बिकता है वो 22,500 का बिकता है। डिवाइड करता हूं मैं इसको, मल्टीप्लाई करता हूं मैं 3 महीने से, तो आपका 67,500 आपको यहां पे दिखेगा। ये देखो 60, आई रिपीट अगेन, भाई 3,00,000 का माल बेचाना तो अब 3,00,000 को डिवाइड 12 करके मल्टीप्लाई बाय 3 मत करना, क्योंकि उसमें आपका प्रॉफिट भी, प्रॉफिट आपका पैसा ब्लॉक नहीं, प्रॉफिट आपका प्रॉफिट होता है, उसमें कुछ पैसा ब्लॉक नहीं होता। आपका पैसा कितना ब्लॉक हुआ धंधे में? 2,70,000। डिवाइड करो कितने से? 12 से। मल्टीप्लाई कितने से करो? 3 से, तो आंसर आता है 67,500। इन सबकी टोटल करता तो मेरा करंट असेट आ जाता है, वो आया 2,03,750। अब मैं माइनस करूंगा जिन्होंने मुझे उधारी पे दिया है, तो देखता हूं मुझे क्या क्या उधारी पे मिला था। यहां पे लिखता है कि आपका जो है ना वेजेस और ओवरहेड आर पेड फर्स्ट ऑफ ईच मंथ ऑफ द, क्या लिखा है? पेड ऑन द फर्स्ट ऑफ ईच मंथ फॉर द प्रीवियस मंथ, यानी कि इस महीने का अगले महीने में, यानी कि एक महीने का लेबर और एक महीने का ओवरहेड मेरे ऊपर उधारी पे रहता है। मैंने माल कितना बेचा है? 3,00,000, बराबर है, 3,00,000 का माल बेचा, उसमें से मेरा लेबर कितना रहता है? 10%, यानी कि साल भर में लेबर कितना लगता है? 30,000। डिवाइड करता हूं मैं 12, यानी एक महीने में लेबर जो लगता है 2,500, 2,500 रुपए मेरे ऊपर उधारी पे रहते हैं, बिकॉज मैं एक महीने तक सैलरी देता नहीं हूं, इसलिए 2,500 रुपए मैं माइनस करता हूं। देखो यहां पर 2,500 रुपए लेबर का 2,500 रुपए देखो मैंने माइनस कर दिया। देखो यहां पे अगर लेबर का 2,500 ये माइनस हो गए, उनकी उधारी मेरे ऊपर है, इसलिए वो करंट लायबिलिटी में आ रहा है। ऐसे अगर मैं ओवरहेड का देखता तो ओवरहेड भी मैं एक महीने तक पैसे देता नहीं हूं, तो आप क्या करते हो? 3,00,000 में क्या 20%, यानी कि एक साल में मेरा 60,000 का मेरे को ओवरहेड लगता है। मैं उसको डिवाइड करता हूं 12 से, यानी कि एक महीने में जो ओवरहेड लगता है वो 5,000 का है। तो 5,000 का मैं इस महीने में ओवरहेड लगाता हूं, मैं अगले महीने में देता हूं, यानी मेरे ऊपर उधारी 5,000 की है, तो मैं 5,000 रुपए माइनस कर दूंगा। देखो यहां पे 5,000 आई रिड्यूस, देखो यहां 5,000 मैंने माइनस कर दिया। ओके, अब एक ही देखते हैं मेरा क्रेडिटर। एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म होने की कगार पे है। क्रेडिटर जो मैंने शुगर केन उधारी पे ली थी, इनका बोलना है क्रेडिट अलाउड बाय क्रेडिटर 2 मंथ लिखा है, यानी कि फार्मर ने मुझे 2 महीने तक का शुगर केन उधारी पे दिया। अब बताओ क्या करेंगे उसके लिए? अब मैं 3,00,000 रुपए, ओके, 3,00,000 का 60%, यानी कि पूरे साल में मैंने कितना शुगर केन लिया? 1,80,000 का लिया। अब उसको डिवाइड करता हूं 12 से, यानी कि एक महीने का शुगर केन है 15,000, उसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 से, यानी कि आंसर आया 30,000 रुपए। यानी कि 30,000 रुपए मेरे ऊपर उधारी होती है एट अ टाइम मेरे क्रेडिटर के, तो 30,000 रुपए में देखो मैंने यहां से माइनस कर दिया, राइट। तो अब क्या हुआ? इन सब की तीनों की टोटल लेंगे तो 37,500 हो गया। अब मेरा करंट असेट टोटल है 2,03,000, इसमें से ये माइनस कर दिया, तो आ गया मेरा वर्किंग कैपिटल के लिए रखने वाला फंड्स, इट इज व्हाट 2,03,750 माइनस 37,500, द आंसर इज 1,66,200। इसको ऑन कर, 166,250, इट इज माई व्हाट नेट वर्किंग कैपिटल। इतना पैसा मुझे वर्किंग कैपिटल में लगता है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। आपको कुछ नहीं करना, सीए करना है, उसके सीए की चीज निकालना है, माइनस सीएल करना है, आपका वर्किंग कैपिटल आता है। इसमें मुश्किल क्या है? इसमें मुश्किल एक ही चीज है जिसका नाम है WIP का स्टॉक निकालना। उसमें आप याद रखना 100% आपका रॉ मटेरियल यूज होता है। आप कभी किसी दिन शुगर फैक्ट्री किसी फैक्ट्री को विजिट करें, आपको समझ जाएगा वो 100%, बिकॉज आपका जो रॉ मटेरियल आपको 0 डे पे पूरा यूज करना पड़ता है, बाकी आपकी बिजली आपका ओवरहेड इवनली पूरे मंथ में यूज होता है। आगे बढ़ते हैं। अब इनका एक कॉन्सेप्ट है कैश कॉस्ट। हमेशा अभी अभी ये जो क्वेश्चन किया था वो भी हमने कैश कॉस्ट से किया था, पर इनका बोलना है जब कैश कॉस्ट लिखा होता है तो इसका मतलब आपने कभी भी डेटर्स के अंदर प्रॉफिट इंक्लूड नहीं करना चाहिए, और स्टॉक के अंदर भी प्रॉफिट नहीं यूज करना चाहिए। जो पैसा एक्चुअल में कैश आपका इन्वॉल्व है वही यूज करना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं करना। जैसे एग्जांपल, स्टॉक जब दे रहा हूं 10,000 का आईफोन 1,00,000 में बिका, तो आप 10,000 पकड़िए, यानी कि आपने एक्चुअल में कैश कॉस्ट किया है। आपने फॉर एग्जांपल जब मैं सेल्स की बात करता हूं तो आपका सेल हुआ 2,00,000 का, ध्यान से सुनना। तो जब मैं स्टॉक करता हूं और डेटर करता हूं
तो उसमें वही आइटम लेना जिसके अंदर पैसा लगा हुआ है। जैसे हम लोग डेटर्स को जब करते हैं, क्योंकि अपने को करंट एसेट के लिए डेटर लगता है, तो डेटर के अंदर क्या होता है, आप क्या करते हो उसमें प्रॉफिट अगर ऐड कर दोगे, जैसे इस क्वेश्चन में हमने देखो 3 लाख रुपए का सेलिंग प्राइस था पर हमने 270 पकड़ा, क्योंकि 30,000 प्रॉफिट का हमने नहीं पकड़ा। कभी कभी ऐसे होता है कि आपकी स्टॉक जब निकलती है उस स्टॉक में डेप्रिसिएशन भी एडेड होता है, क्योंकि आप क्या बोलोगे मेरे फिनिश गुड्स निकालने के लिए कौन से खर्चे लगे, तो उसमें हो सकता है डेप्रिसिएशन का खर्चा भी लगा हुआ P&L के डेबिट में, बट डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम, तो उसको हमने पकड़ना नहीं चाहिए। अब अगर मैं इसको देखता हूं इस एग्जांपल से जो मैं कह रहा था, इससे शायद से आपको बहुत क्लियरली समझेगा। इफ वी हैव अ सन्डे डेटर ऑफ 1 लाख, आर कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है 75,000, यानी कि हमारा 25,000 रुपए क्या है प्रॉफिट है। द एक्चुअल अमाउंट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड जो है वो 75,000 लेना है, इसलिए डेटर का करते समय हमने सिर्फ 75,000 पकड़ना चाहिए। अगेंस्ट सम ऑफ द कॉस्ट आइटम्स आर ऑल्सो नॉन कैश कॉस्ट, डेप्रिसिएशन भी नॉन कैश होता है। सपोज आउट ऑफ 75,000 जो हमने लगाया हुआ उसमें 5,000 का डेप्रिसिएशन है, तो आपका फंड्स एक्चुअल में ब्लॉक 75 हुआ कि 70, तो फिर इसके इसमें 75 भी नहीं, आपने 70 पकड़ना चाहिए। सिमिलरली इन द केस ऑफ फिनिश गुड्स विच आर वैल्यू एट कॉस्ट, नॉन कैश कॉस्ट में बी एक्सक्लूडेड, यानी कि एग्जामिनेशन में अगर कैश कॉस्ट दिया है तो आपको कैश कॉस्ट ही करना पड़ता है, पर कैश कॉस्ट अगर नहीं दिया है तो आप इंक्लूडिंग प्रॉफिट भी कर सकते हो, विदाउट इंक्लूडिंग प्रॉफिट भी कर सकते हो, आपके ऊपर ही होता है। अगर कुछ दिया ही नहीं है तो अजम्पशन ले लो कैश कॉस्ट, और कैश कॉस्ट दिया है तो कैश कॉस्ट से ही करना चाहिए। तो हमेशा दो चीजों के ऊपर इंपैक्ट होगा, रॉ मेटेरियल के ऊपर, WIP के ऊपर कोई भी इंपैक्ट नहीं होता। क्यों? बिकॉज में ना प्रॉफिट इंक्लूडेड होता है, राइट? तो इसलिए इंपैक्ट किस पे आता है, फिनिश गुड्स और डेटर्स जो होते हैं इनका कैलकुलेशन करते समय यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, कैश कॉस्ट की बात करें। और मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट, इतना करेंगे तो ये चैप्टर भी हो जाएगा। सेल्स आपका 2 महीने का क्रेडिट ऐसा लिखा हुआ है, दे भाई चालू करना। यहां पे लिखा हुआ देखो, द कंपनी सेल्स इट्स अ प्रोडक्ट ऑन ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25%। आप समझा क्या बोलना चाहता है, डेप्रिसिएशन जानबूझ के दिया है, इस कंसिडर किया है। इट कीप्स 1 मंथ स्टॉक, यानी कि आपका गन्ना लाते हो तो आप 1 महीने तक स्टॉक में रखते हो, स्टॉक ईच कीप्स 1 मंथ स्टॉक फॉर रॉ मटेरियल एंड फिनिश गुड्स, एंड कैश बैलेंस आपके 1 लाख है। अज्यूमिंग 20% सेफ्टी मार्जिन, कंप्यूट द वर्किंग कैपिटल। अब इतने से आपको एक आइटम मिल गया, आपको कैश आपका आइटम है, कितना कैश है 1 लाख रुपए, तो आप क्या करेंगे, वर्किंग कैपिटल का जो करंट असेट पॉइंट है उसके अंदर कैश आप 1 लाख रुपए लिख दोगे। देखो आपने यहां पे कैश 1 लाख रुपए लिख दिया, बात खत्म हो गई। अब उसके अंदर आप क्या बोलते हो, आपकी सेफ्टी मार्जिन जो 20% है, आपका जो वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा था भैया, आपका वर्किंग कैपिटल 6 लाख आ रहा था, उसमें सेफ्टी, वैसे 6 लाख में काम चल जाएगा पर आपका 20% आपको अधिक रखना है, तो आप 1,20,000 ऐड कर दो, वो हो गए 7,20,000। ऐसा ओके, नाइस। अब बात करेंगे यहां पे सेल्स एट 2 मंथ्स क्रेडिट। आपने सेल कितना किया, 2 महीने के क्रेडिट पे कितना किया, 36 lakhs। उसमें क्या था, मटेरियल कंज्यूम सप्लायर एक्सटेंड टू 2 मंथ्स क्रेडिट। आपने 9 लाख का शुगर केन लिया, अब देखते हैं 9 लाख का शुगर केन लिया, डिवाइड कर देते हो 12 से, यानी कि 1 महीने में आपको शुगर केन लगता है 75,000 का, आपको 2 महीने पे उधारी भी मिलता है, यानी कि 1.5 लाख की शुगर केन आपको उधारी मिलती है, आपके लिए सन्डे क्रेडिटर है। तो 1.5 लाख कहां लिखोगे आप, आपकी करंट लायबिलिटी में 1.5 लाख लिखोगे। देखो आपको 1.5 लाख रुपए यहां पे लिख दिया। अब इसी पॉइंट से आपका और एक पॉइंट निकलता है कि आपका जो वेजेस है वो आपका 1 मंथ के लिए आप उनको नहीं देते हो, यानी 7,20,000 डिवाइड करते हो 12 से, 1 महीने का आपको लेबर लगता है 60,000 जो आप नहीं दे रहे हो 1 महीने तक, तो लेबर की उधारी हम पे है, ये सन्डे क्रेडिटर साइड में आएगा 60,000। देखो मैंने उसको 60,000 यहां पे लिख दिया, आ गया लेबर 60,000 उधारी पे करंट लायबिलिटी साइड में। उसके बाद में कैश मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस आर पेड 1 मंथ इन अरियर, यानी कि हम पहले से पे कर देते, तो 9,60,000 को डिवाइड करो 12 से, 80,000 आपका पैसा एडवांस में जा रहा है, यानी कि ये करंट असेट का आइटम है जो आपके पहले से आप उनको दे रहे हो। एक्सपेंस पेड 1 मंथ इन अरियर, ओके, तो ये कहां पे लिखेंगे आप,
आई मीन ये उल्टा हो गया, एरियर यानी कि एडवांस में नहीं, आप उनको 1 महीने बाद दे रहे हो, राइट। तो 9 लाख, मैंने उसको एडवांस बोल के पकड़ा था, 9,60,000 को डिवाइड करो 12 से, यानी कि 80,000 रुपीज आप पैसा जो मैन्युफैक्चरिंग लगता है वो 1 महीने बाद देते हो, इसलिए इस 80,000 को भी हम लोग क्या करते हैं, इसमें से करंट लायबिलिटी साइड में यहां पे लिखते हैं। देखो ये आ गया आपका 80,000। अब और देखते हैं, एडमिन आप 1 महीने का लैग करते हो, यानी कि 2,40,000 को 12 से डिवाइड करोगे, आपका 20,000 रुपए आप 1 महीने बाद देते हो, तो ये 20,000 भी आपका आएगा करंट लायबिलिटी साइड में, वो आएगा करंट लायबिलिटी। कहां दिख रहा है करंट लायबिलिटी, देखो यहां पे दिख रहा है, ये आपका 20,000 रुपए एडमिन एक्सपेंसेस है, राइट। उसके बाद में देखते हैं सेल्स प्रमोशन एक्सपेंसेस पेड क्वार्टरली इन एडवांस लिखा है, 1,20,000 को मैं 4 से डिवाइड करता हूं, बिकॉज क्वार्टर 3 महीने का होता है, 30,000 रुपए आप एडवांस में दे रहे हो, यानी कि आपकी करंट असेट में 30,000 रुपए लगने वाला है, इसलिए देखो सेल्स प्रमोशन मैंने 30,000 रुपए यहां पे लिख दिया। अब क्या करेंगे, इन सब के बाद में आपके पास में आपको WIP निकालना है, तो आपने क्या निकालना है, स्टॉक निकालना है। कौन से स्टॉक निकालना है, आपको सबसे पहले शुगर केन का स्टॉक नजर आना चाहिए। तो शुगर केन का स्टॉक कितना है, अब शुगर केन का स्टॉक कितना है, आपका जो शुगर केन आया हुआ है वो 9 लाख का आया हुआ है, तो 9 लाख को डिवाइड करो 12 महीने से, और यहां पे लिखा है आपका शुगर केन जो है वो 1 महीने के लिए स्टॉक होता है, यानी कि 75,000 आपका उधारी हमेशा आपके फार्मर का आपके ऊपर होता है, यानी कि दोस्तों आई एम सो सॉरी 75,000 इतना पैसा हमारा रॉ मटेरियल में ब्लॉक्ड होता है। आई रिपीट अगेन, आपके पास में पूरे साल का जो आपने गन्ना लिया है वो 9 लाख का लिया है, उसको 12 से डिवाइड करो, यानी 1 महीने का गन्ना आपको जो फैक्ट्री में लगता है वो 75,000 का लगता है। तो 75,000 क्या हो गया, 75,000 का शुगर केन आपका हमेशा पैसा उसमें फंसा हुआ रहता है, ये आपका रॉ मटेरियल का स्टॉक है, जो आपको रॉ मटेरियल पे 75,000 लिखना पड़ेगा, जो मैंने यहां लिखा है। अब मैं देखता हूं इनका और एक चीज है, इनका बोलना है आपका फिनिश गुड्स भी 1 महीने के लिए ऐड करता है। अब फिनिश गुड्स में कैसे निकालेंगे वैल्यूएशन, आपका 36 लाख जो है उसके अंदर आपकी ऑलरेडी प्रॉफिट इंक्लूडेड है, हम लोग कैश कॉस्ट मॉडल में है, तो हमें इसमें से क्या हटाना पड़ेगा, इसमें से हटाना पड़ेगा वो सारी चीजें जो आपके लिए ग्रॉस प्रॉफिट भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। इसलिए मैं आपको फिनिश गुड्स करने के लिए समझा रहा, देखो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, तो आपका जो फिनिश गुड्स है शुगर बनने के लिए आपको ये तीनों खर्चे लगे हैं। कौन से तीनों खर्चे, ये खर्चे लगे हुए हैं। अब बताओ कौन से खर्चे, 9 लाख रुपए का आपका क्या लग गया, आपका शुगर केन लग गया, देखो यहां पे लिखा हुआ है रॉ मटेरियल कॉस्ट ऐड करो, ओवर ऐड करो, लेबर ऐड करो, तीनों को ऐड करने से आपको मिल जाएगी आपकी फिनिश गुड्स की कॉस्ट। सर जो 36 लाख लिए वो क्यों नहीं ले रहे, बेटा उसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूडेड होंगे, हो सकता है डेप्रिसिएशन भी इंक्लूडेड है, इसलिए क्या करेंगे 9 लाख ले लिए, फिर आपका वेजेस कितना है 7,20,000, फिर आपका बाकी जो कौन सा खर्चा है इसमें लिखा है 9 लाख 7,20,000, आपका लिखा है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितना लिखा है 9,60,000, यानी कि ये मिला के तीनों आपका फिनिश गुड्स के लिए लगा खर्चा है, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सर फिनिश गुड्स में आप एडमिन के खर्चे क्यों नहीं लेते, बिकॉज वो बनाने के लिए नहीं लगते, वो बेचने के लिए लगते हैं। तो 25,80,000 को डिवाइड करते हो 12 महीने से, यानी कि आपका जो पैसा है आपके शुगर में 1 महीने के वास्ते 2,15,000 रुपए के लिए अटका हुआ है। देखो यहां पे मैं लिखता हूं 2,15,000 रुपए, दिख रहा है आपको 2,15,000, 25,80,000 का शुगर आप पूरे 1 साल में बनाते हो, डिवाइड कर दिया 12 से, यानी कि 21,50,000 आपका पैसा, सॉरी 2,15,000 आपका पैसा हमेशा फिनिश गुड्स में जो गोडाउन में शुगर रखी उसके लिए अटका हुआ है, क्योंकि साल भर में 25,80,000, तो 1 महीने में कितना वैसे। अब मैं अगर डेटर्स की बात करता हूं तो मुझे बताओ मैं कितने दिन के लिए उधारी पे दे रहा हूं, यहां पे मैं जो उधारी पे दे रहा हूं कितने महीने के लिए माल, देखो मैं उधारी पे माल देता हूं 2 महीने के लिए। अब उधारी पे जब माल देता हूं तो मेरे खर्चे कौन से लगे, मेरे कैश कॉस्ट देख रहा हूं तो मैं प्रॉफिट नहीं इंक्लूड करूंगा, तो 9 लाख तो मेरे लगी ही है, 720 लगी ही है, 960 लगे हैं, साथ साथ में ये जो 2,40,000 का जो एक्सपेंस है वो भी मेरा सेल करने के वास्ते हुआ है, और साथ साथ में 1,20,000 यानी कि 29,40,000 जो खर्चा है ये मेरा जब मैं इसको बोलता हूं मैं कॉस्ट ऑफ सेल बोलता हूं,
ये कॉस्ट ऑफ, देखो यहां पे लिखा हुआ है आपके दो वर्किंग नोट है, एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो WIP के लिए निकाला है, एक कॉस्ट ऑफ सेल जो मैंने उधारी पे दिया उसके लिए मेरा कितना कॉस्ट लगा। तो ये 25,80,000 तो लगा ही था, साथ साथ में दो खर्चे भी और लगे। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है जिससे आपको बहुत क्लैरिटी आ रही होगी। 29,40,000 डिवाइड करता हूं मैं 12 से, और मेरा कितने दिन के लिए उधारी पे जाता है, 2 महीने के लिए, यानी कि 4,90,000 मेरा पैसा जो है हमेशा फंसा रहता है डेटर में। तो ये 4,90,000। अब इस सब की मैंने टोटल ले ली, टोटल ले ली, टोटल ले ली, ये आ गई 9,10,000। फिर मैंने इन सब की टोटल ले ली, टोटल ले ली, ये आ गई कितनी, 3 लाख जो भी आएगी। फिर मैंने माइनस कर दिया होगा तो ये आ गया मेरा 6 लाख, सेफ्टी ऑफ मार्जिन 1,20,000, और आपका टोटल वर्किंग कैपिटल है 7,20,000। मुझे लगता है इस क्वेश्चन से आपको कैश कॉस्ट एग्जैक्टली क्लियर हो गया होगा। कैश कॉस्ट जब बोलते हैं तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल डूइंग डेटर्स एंड फिनिश गुड्स। अगर सोचो ना, अगर आपने 36 लाख को जो आपका सेलिंग है उसको 12 से डिवाइड किया होता और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया होता, तो आपका जो ये पैसा जो यहां पे आप लिख रहे थे डेटर्स में 490, वो 6 लाख आ गया होता अगर आप उसमें प्रॉफिट इंक्लूड कर दिए होते। बट हम लोग का मॉडल कैश कॉस्ट है, हम उसी पैसों को ही वर्किंग कैपिटल मानते हैं जिसमें एक्चुअल में पैसा फंसा हुआ है, अटका हुआ है। प्रॉफिट मेरा एक इनकम है, उसमें मेरा पैसा अटका नहीं हुआ है, वो नोशनल पैसा अटका हुआ है सिर्फ। और फिनिश गुड्स में भी आपने क्या किया, आपने वही पैसे लिए जो एक्चुअल में लगे हैं, बिकॉज यहां पे लिखा भी था कि आपका डेप्रिसिएशन लग रहा है, ये लग रहा, यू हैव इग्नोर्ड इट। ओके, तो आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। नेट वर्किंग कैपिटल निकालते समय करंट एसेट के पैसे लगो, फिर करंट लायबिलिटी के पैसे लिखो, फिर आएगा वर्किंग कैपिटल, उसमें ऐड करो सेफ्टी मार्जिन, वो आएगा आपका नेट वर्किंग कैपिटल। आई होप गाइस आपको ये चैप्टर मोटा मोटी पूरी तरह से समझ में आ गया है। You will appreciate the efforts I'm taking for you all for making this chapter also very easy. आप सभी जानते हैं ये चैप्टर भयानक है, टेरिफिक चैप्टर है, बावजूद उसके हम लोग जिस सरलता से आसानी से समझ रहे हैं, ये आपको मैं कह देना चाहता हूं कि we have achieved something because these chapters are really difficult. बहुत सारे बच्चे इस चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ते हैं, बट आई थिंक ये पिछले आज का लेक्चर और पिछले 2 लेक्चर देखने के बाद में यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि हम लोग इस चैप्टर को कितना आसान बना सकते हैं। और अगर ये फास्ट ट्रैक बैच में इतना आसान बन रहा है तो रेगुलर बैच में कितना आसान बनता होगा, जहां पे तो हमारे पास बहुत टाइम होता है। दोस्तों कल हम लोग वापस से FM के लिए मिलेंगे, जिसमें हमारा एक यूनिट है जिसका नाम है बिल्स पेबल, जो बहुत ही छोटा सा है, उसको हम लोग खत्म करेंगे, उसके बाद में कुछ नहीं, राइट। सो टुमारो लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंप्लीशन ऑफ दिस यूनिट। तो फिर कल हम लोग मिलते हैं, कल आगे के जो भी बचा हुआ है वर्किंग कैपिटल में वो खत्म करते हैं, एंड देन उसके बाद देखेंगे हमें क्या करना है, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइस। एक बार जो लाइव स्ट्रीमिंग में बता दो, आपको समझ आ रहा है क्या? जो लोग भी लाइव स्ट्रीमिंग में है अभी जो मुझे देख रहे हैं, कैन यू प्लीज कॉल मी राइट नाउ? माई नंबर इज 8669661234। जस्ट वॉन्ट टू नो हाउज इट्स गोइंग। ओके, थैंक यू सो मच एवरीबडी। जिन जिनको लेक्चर्स अच्छे लगे जरूर सब में शेयर करिएगा, सबका फायदा होना जरूरी है, सबका साथ सबका विकास। तो आई जस्ट वुड रिक्वेस्ट प्लीज इस लेक्चर के लिंक को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा कि कितना फायदा हो रहा है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू। कल मिलेंगे वापस, थैंक यू सो मच, बाय बाय। इसको कर दे अपलोड एज इट इज, वो थंबनेल